आज लंबी अवधि के ऐसे फंड की बात करेंगे जो मार्केट के हर मौसम में दे सकते हैं आपको मुनाफा। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास एक्सपर्ट्स। आनंद राठी वेल्थ से ऋषिकेश पालवे हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन ऋषिकेश, बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों का हमारे साथ आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम ऐसे पोर्टफोलियो की बात करते हैं जो न सिर्फ एक सीजन बल्कि हर एक बाजार की चाल के हिसाब से आपको मुनाफा कमा के दें। क्योंकि हम वेल्थ क्रिएशन की जी बिजनेस पर बात करते हैं, इसलिए जानना समझना जरूरी है कि लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन का ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाए, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए जो कि मार्केट के हर मौसम में आपको मुनाफा कमा के दे। ऋषिकेश, आपसे मैं यही सवाल जानना चाहती हूं, आपकी नजर में एक वेल्थ क्रिएशन, लॉन्गर टर्म वेल्थ क्रिएशन का पोर्टफोलियो का जो फॉर्मूला है वो क्या रहना चाहिए निवेशकों के लिए? ये बहुत बेहतरीन सवाल है। सबसे पहली बात तो जब हम निवेश करते हैं तो निवेश ये सिर्फ मंजिल की ओर केंद्रित ना हो, और निवेश जो है ये एक उसके तरफ जाने वाला रास्ता भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। ये सबसे पहली बात है। फॉर एग्जांपल, अगर हम निफ्टी या मार्केट्स की बात करें, जैसे हम कह रहे थे कि मार्केट्स जो है, अगर हम निफ्टी को देखें, 1994 में निफ्टी की स्थापना हुई। 1994 से लेके 2024 तक अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखें निफ्टी का, तो उसका रिटर्न आता है 12%। लेकिन अगर मैं उसमें से 5 साल जहां पे बेहतरीन रिटर्न्स आए थे, जो 40% से ऊपर थे, 40% से ऊपर थे, तो अगर मैं वो 5 साल अगर निकाल दूं तो निफ्टी का रिटर्न आता है करीबन 4 से 5%। तो सिर्फ मार्केट के ऊपर निर्भर रह के क्या हम निवेश कर सकते हैं? तो उसका उत्तर नहीं है। तो कैसे हम इसके ये बर्ताव को नकार कर सकते हैं, ये हमको देखना है। तो उसके लिए हमको एक पोर्टफोलियो होना जरूरी है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो कुछ नहीं होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है एसेट क्लासेस का, प्रोडक्ट कैटेगरीज का। जब हम उसका एक मिश्रण करते हैं तो ऐसा मिश्रण होना चाहिए कि वो, भले वो एसेट क्लास हो या प्रोडक्ट कैटेगरीज हो, वो एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बननी चाहिए। अगर 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 वो एक दूसरे को सहायता देते हैं, तो क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर एक प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है तो दूसरा अगर ठीक ना करे, तो पहला प्रोडक्ट अगर जिस दिन बुरा परफॉर्म करता है तो दूसरे वाले प्रोडक्ट ने उठ के अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। सो एक प्लान भी होना बहुत जरूरी है एक पोर्टफोलियो का निर्माण करने के टाइम पे। और जब आप पोर्टफोलियो निर्माण करते हैं, एसेट क्लासेस का मिश्रण करते हैं या प्रोडक्ट कैटेगरीज का मिश्रण करते हैं, अगर मैथमेटिकली देखे जाए तो उसका कोवेरिएंस और कोरिलेशन जो है वो कम होना चाहिए। अगर वो कोरिलेशन कम हो तो वो अपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे और एक दूसरे को बुरे मार्केट के टाइम में सहायता देंगे। बिल्कुल। तो ऐसे एसेट क्लास का चुनाव करें जो कि जिनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन ना हो। इक्विटी डेट का यहाँ पर हम रेफरेंस ले सकते हैं। मार्केट की चाल के हिसाब से इनका जो रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है और इसमें भी और कई पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है, जिससे आप एक लॉन्गर टर्म वेल्थ क्रिएशन को अचीव कर सकते हैं। ये ऋषिकेश पालवे की राय हमारे लिए रही, हमारे निवेशकों के लिए। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जो बात ध्यान में रखने लायक है ऋषिकेश, वो है एसेट क्लास स्ट्रैटेजी। हम कई बार एक एसेट क्लास में इतना ज्यादा निवेश कर बैठते हैं कि हमें लगता है कि यहीं से हमें फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोरिलेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने इक्विटी डेट का बताया। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, वेल्थ क्रिएशन जर्नी में एसेट क्लास का संतुलन कितना जरूरी है, वो संतुलन बिठाए कैसे? वेल्थ क्रिएशन जर्नी में एसेट क्लास का संतुलन करना बहुत जरूरी है। एक स्टडी हुआ था, काफी इंटरेस्टिंग स्टडी था 1991 में। 3 इकोनॉमिस्ट थे, फंड मैनेजर्स थे, ब्रिंसन, सिंगर और बी बोवर। इन्होंने एक स्टडी किया था जिसमें उन्होंने रिग्रेशन का इस्तेमाल किया था। उसमें से ये पता चला कि 93% ऑफ रिटर्न्स इज डोमिनेटेड बाय एसेट सिलेक्शन और एसेट एलोकेशन। 5% is allocated to security selection and 2 to 3% is allocated to market timing. तो अगर आप देखो तो 93% जो है वो एसेट एलोकेशन के ऊपर निर्भर होता है। जैसे आपने कहा कि संतुलन होना बहुत जरूरी है। इक्विटी, सबसे पहले तो कितने एसेट क्लासेस अवेलेबल है इंडिया में? 4 एसेट क्लासेस सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ग्रोथ में है इक्विटी और रियल एस्टेट, और अगर कंजर्वेटिव देखा जाए तो गोल्ड और डेट है जिनको कंजर्वेटिव माना जाता है।
तो इसका कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ग्रोथ में आपको सिलेक्ट करना है तो आपको इक्विटी सिलेक्ट करना है, रियल एस्टेट के सिलेक्ट करना है, इसका आपने जांच कर लेनी चाहिए। हमारे हिसाब से इक्विटी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये सिक्लिकल एसेट्स होते हैं। इक्विटी का साइकिल जो अभी दिख रहा है वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। रियल एस्टेट का जो साइकिल है वो इतना प्रॉमिसिंग है नहीं आज की तारीख में। गोल्ड और डेट में अगर देखा जाए तो फ्रॉम स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डेट काफी स्टेबल रिटर्न दे सकता है। 7-7.5% की गुंजाइश हो सकती है, वो भी गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालते हो 7-7.5% आपको मिल सकता है। तो वो काफी क्रेडिट के हिसाब से भी काफी स्टेबल हो गया और रिटर्न्स के हिसाब से भी काफी अच्छा हो गया। अगर मिक्स करना है तो 80-20 या 65-35 या 70-30 ज्यादा झुकाव, अगर लॉन्ग टर्म मनी है तो ज्यादा झुकाव इक्विटी की तरफ होना चाहिए। 60% प्लस झुकाव इक्विटी की तरफ होना चाहिए। बचा हुआ जो है डेट में होना चाहिए। डेट स्टेबिलिटी लाएगा और इक्विटी जो है वो रिटर्न इंक्रीज करेगा। बिल्कुल, तो हर एक एसेट क्लास का अपना काम है, अपनी जगह है पोर्टफोलियो में, जिसको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको चुनना है। और एक जो हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला, हर किसी पे वैसे फॉर्मूला फिट नहीं बैठता है, लेकिन हम अगर आइडियल एक सिचुएशन की बात करें तो उस रेशो को भी ऋषिकेश ने बताया कि इक्विटी टू डेट का रेशो आपके पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए। मैं ऋषिकेश आपसे जानना चाहती हूं कि आपके पोर्टफोलियो में निवेशकों के लिए ऐसे कौन से फंड शामिल किए जा सकते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो? तो स्वाति जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो सबसे पहली चीज ये जाननी जरूरी है, जैसे रूंटा साहब ने सही कहा, कि अल्फा जनरेशन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि निफ्टी पे किसी का रोक नहीं है कितना आगे बढ़ेगा कम बढ़ेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि आप 2 से 3 तक का अल्फा बना सकते हो। तो 2018 में 15 कैटेगरीज आई थी जो सेबी ने इंट्रोड्यूस की थी। उसमें से मैं कुछ कैटेगरीज कहूंगा यहाँ पे। एक है आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, दूसरा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा है कोटक मल्टी कैप फंड, चौथा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और पांचवा है इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप फंड। सो ये 5 फंड में निवेश करना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, आपका अगर लक्ष्य लॉन्ग टर्म का है। तो ये चुना हुआ है हर एक कैटेगरी में से अक्रॉस द 15 कैटेगरीज जो सेबी ने इंट्रोड्यूस की थी, उसमें से ये 5 कैटेगरीज है जिसमें आपने निवेश करना चाहिए। ऋषिकेश, आपकी सिलेक्शन में लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें आप लार्ज और मिड कैप का एक्सपोजर ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप से भी, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि ज्यादातर जो फ्लेक्सी कैप्स होते हैं वो लार्ज कैप बायस्ड होते हैं, लार्ज कैप का ज्यादा पोर्शन इसमें होता है, तो इसमें भी लार्ज कैप का उनको एक्सपोजर मिल जाएगा। मल्टी कैप में अगेन लार्ज मिड और स्मॉल कैप है, मिनिमम 25% का एक्सपोजर होता ही है इनमें, कंपलसरी इनमें वेटेज होना चाहिए। और एक स्मॉल कैप आपने रखा है। कॉन्ट्रा फंड को इसमें शामिल करने के पीछे आपकी राय क्या रही है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों जो कैटेगरीज है इसमें निवेश होना जरूरी है। जैसे आपने सही फरमाया कि लार्ज कैप और मिड कैप में भी लार्ज कैप मिड कैप का इन्वेस्टमेंट होता है, फ्लेक्स कैप में भी लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट होता है, मल्टी कैप में भी होता है। तो अंडरलाइन कितना एक्सपोजर हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम कहते हैं कि लार्ज कैप जो है वो 50 से 55% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होना चाहिए, 30% करीबन मिड कैप में होना चाहिए और 20% अब हम कह रहे हैं कि स्मॉल कैप में होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप की काफी अच्छी रैली हो चुकी है। अब आते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा की तरफ। हमने जो 15 कैटेगरीज देखी थी उसमें से हमने कुछ कैटेगरीज निकाल दी, 6 कैटेगरीज निकाल दी और हमने कहा कि ये 9 कैटेगरीज में फोकस करेंगे। उस 9 में से ये 5 कैटेगरीज है जो हमने शॉर्टलिस्ट की है। ये 5 कैटेगरीज जो है इनका कॉम्बिनेशन जो है, अगर ये कॉम्बिनेशन देखा जाए तो इनका पोटेंशियल अल्फा जनरेट करने का काफी हाई है। 2 से 3% अल्फा जनरेट करने का पोटेंशियल है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके वजह से ये मिश्रण हमने चुना हुआ है। बिल्कुल। तो ऋषिकेश और हर्षवर्धन दोनों के लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पोर्टफोलियोज में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी हमने देखी है, जिसमें लार्ज, मिड, स्मॉल,
पैसिव स्ट्रैटेजी, एक्टिव स्ट्रैटेजी, कॉन्ट्रा, तो ये सब फ्लेवर मौजूद हैं। आपको अपने जोखिम क्षमता, अपने गोल के हिसाब से ऐसे किसी पोर्टफोलियो को अपनाना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स ने इन फंड्स को क्यों चुना, इसके पीछे का जो कारण है वो उन्होंने बताया। आपको क्या सूट करता है, आपके पोर्टफोलियो को क्या सूट करता है, आप अपने हिसाब से ऐसे फंड्स का चुनाव करें। और कुछ एग्जांपल्स तो हमारे आज के एक्सपर्ट्स ने दिए ही हैं आपको। बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन और ऋषिकेश, आप दोनों काम करेंगे हमारे साथ आज के इस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।